हेलो मेरे प्यारे कॉमियंस, हेलो 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 हेलो। कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास। तो इस उम्मीद के साथ यह व्यक्ति शुरू करेगा आज अपनी पहली क्लास। अब ये व्यक्ति का नाम क्या है? तो देखो यार, वैसे तो मेरा पूरा नाम निखिल कुमार चौहान है। आप मुझे प्यार से निक्कू भैया कह सकते हो, निखिल सर कह सकते हो, सीनियर कॉमियंस कह सकते हो, ठीक है जी। तो आपका जो भी इच्छा करे, प्यार से जो भी कहोगे अच्छा ही लगता है ना। अब मैं यहाँ आया क्यों? जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा, मैं आपके लिए अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, एक बहुत ही प्यारा सफर होता है अकाउंटेंसी का, उसको पूरा कराने के लिए आया हूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अकाउंटेंसी का सफर आपको इस तरीके से कराऊं, जैसे महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, जैसे रॉल्स रॉय होगी, BMW, मर्सिडीज आपने सुनी होंगी, उसमें बैठने के बाद ना लोगों को यार गड्ढे वड्ढों का पता नहीं चलता। तो बस यही कोशिश मेरी है कि जब आप मेरे साथ इस अकाउंटेंसी के जर्नी में यानी लेखा शास्त्र की जर्नी में जुड़ेंगे, तो मैं आपको इस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी सवाल होगा, वो आपके मार्क्स नहीं कटवा पाएगा। यानी आप जब मेरे साथ जर्नी में जाएंगे तो कोई भी मुश्किल सवाल हो, चाहे इजी सवाल हो, चाहे थ्योरी सवाल हो, चाहे MCQ का सवाल हो, चाहे बड़े सवाल हो, कोई भी सवाल हो, वो आपसे टकराएगा तो सवाल चूर चूर हो जाएगा और मार्क्स आपकी जेब के अंदर आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं आया हूं, ठीक है। तो अपन शुरू करेंगे भाई, ठीक है, शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं क्यों आया हूं मैंने ये भी बता दिया। अब जब भी मैं आऊंगा तो कुछ ना कुछ खास लाऊंगा, यानी अपने डायलॉग में कहते हैं निको भैया आए हैं, आज क्या खास लाए हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए भैया जी लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गया हूं। अब ये लेक्चर नंबर 1 किसका है? इंग्लिश में अगर अपन कहेंगे तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि भैया जी हम साझेदारी फर्म के बारे में आज जानेंगे हिंदी में, ठीक है जी। चलो जी, तो स्टार्ट करें, मगर उससे पहले एक प्यारी सी स्माइल की एक इमोजी होती है, अगर आप वो भेज देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है जी। और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी बच्चे हैं आज, क्योंकि पहली क्लास YT पे फ्री है, तो अगर कोई ऐप पर भी है तो प्लीज़ अगर आप YT से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं पोल चलाऊंगा ना वो भी YT के थ्रू ही चलाऊंगा, क्योंकि दोनों में से एक जगह चल सकता है। आपको ये क्लास ऐप पे मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप लाइव देख रहे हो तो प्लीज़ 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 ऐप को छोड़कर आप यूट्यूब से देखो तो ज़्यादा सही है, ठीक है जी। चलिए जी, तो पहले एक प्यारी सी मुस्कुराहट। स्नेहराज मुझे दिख रहे हैं लाल टमाटर, गुस्सेल टमाटर बने हुए, क्यों भाई? सौरभ, सगु, आयुष, सूरज, मुस्कान, कीर्ति, क्या बात है, स्माइल बहुत ही प्यारी लग रही है आप लोगों पर। ज्योति, रूही, RK, खुशी, शशि, सौरभ, रोशन, जायरो यूनिवर्स। स्नेहराज जी का लगता है किसी ने पिटाई विटाई कर दी, बेचारे लाल से हैं, पर कोई बात नहीं, जब आप पढ़ाएंगे तो मजा आएगा, तो मुस्कुराने लग जाएंगे। स्टडी, अक्षा, हिट्स डिफरेंट, लव यू टू, सर सिलेबस बताते हैं भाई, पहली क्लास है, अभी सब कुछ बताऊंगा, पहले अपन थोड़ा रैपो वैपो बिल्डअप कर लें, है ना। सर मैथ्स का, सब अकाउंट्स का टीचर है, वैसे मैथ्स का मेरे से क्या लेना। मोहम्मद, दीपिका कुमारी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं ना। नो सर मैं यहीं पर देखूंगा, ओके रोशन जी आप यहीं पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बस ये पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कराने के बाद पोल कराऊँ तो उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए, बाकी आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदी गेमिंग, विजय, ठीक है जी, जय हिंद, जय कमर्शियल्स। हेलो निक भैया कैसे हो? राज जी मैं बिल्कुल मस्त हूँ सर, अगर निक की दीदी बोल तो अरे आपका जो मन करे। और ये काम सा सिस्टम चल रहा है आपके यहाँ, हर किसी को दीदी बना रहे हो आप लोग। सर आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, अरे सेम टू यू। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो आज को भी आए क्या खास लाए, तो भाई पहला लेक्चर लेकर आए, पर उससे पहले भाई पहला लेक्चर देखो क्या होता है कि अपन क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको सबसे पहले दिख जाएगी क्या है क्या नहीं, इसलिए लिखा हुआ है। अब हमारा सिलेबस क्या होगा इस सब की भी बातचीत होगी, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी प्रीवियस लेक्चर तो अपना कोई है ही नहीं, तो निल है भैया जी, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे क्या, तो साझेदारी फर्म की परिभाषा और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंग्लिश में आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप साझेदारी फर्म की विशेषताएं, इन सबको हम समझने वाले हैं। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो बैच है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, देखो बड़े बड़े प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखा हुआ है इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश ये है कि चाहे हिंदी का बच्चा हो चाहे इंग्लिश का बच्चा हो, हम उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इस बैच में आप किसी भी लैंग्वेज से हो, लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं बनेगा, आपको हर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप हिंदी के बच्चे हो तो भी ये बैच आपके लिए, अगर आप इंग्लिश के बच्चे हो तो भी ये बैच आपके लिए। आप ये मत सोचना कि यार इंग्लिश के साथ हिंदी क्यों लिखा है, हिंदी के साथ इंग्लिश क्यों लिखा है। नोट्स हम सब कुछ यहीं करेंगे। अगर आप लोग जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि शॉर्ट नोट्स आप अपने हाथों से खुद बनाएंगे,
मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बोला ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को आपको कॉपी में लिख लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाना आपको सीखना है, क्योंकि जीवन अब आगे चलकर आपकी परीक्षाएं लेगा, और वो ज्यादा कठिन परीक्षाएं होती है देन ये बोर्ड के एग्जाम से परीक्षाएं। और आपने हमारे सारे टॉपर्स देखे ही होंगे, है ना। इस बार हमारे जो टॉपर्स की लिस्ट थी आपको चैनल पे भी, वाईटी के चैनल पे मिल जाएगा। उन सभी टॉपर्स में एक बात खास थी, वो ये थी कि उन्होंने पहले दिन से पढ़ाई चालू की थी। एक और खास बात थी कि वो इंग्लिश मीडियम के थे। पर मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के, जब इस बार, क्योंकि मैं इस बैच में आया हूं, तो मेरी इस बार की ख्वाहिश है, दो ख्वाहिशें हैं मेरी। सबसे पहली चीज कि हिंदी मीडियम से, प्रॉपर हिंदी मीडियम से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी मुझे इस बार टॉपर की लिस्ट में चाहिए। जब हम टॉपर का इंटरव्यू लें तो उसमें प्रॉपर हिंदी मीडियम वाला भी मुझे जरूर दिखे। अभी मुझे नहीं दिखा, अगर होगा तो मुझे नहीं मालूम। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास 100 आउट ऑफ 100 भी चाहिए, है ना। तो इन दो लक्ष्यों के साथ हम इस बैच में आए हैं, और हम इस बैच को उसी तरीके से पढ़ेंगे। ये जो बैच है बिहार बोर्ड का, मैंने पेपर स्टडी किए हैं। जो भी बिहार बोर्ड का पेपर है वो हमेशा ही थोड़ा सा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट बोर्ड्स, या फिर इन कंपेरिजन टू सीबीएसई बोर्ड। अब क्लास 12 के बाद आप क्या करने वाले हो भाई, कमेंट में बताओगे कि आप लोग, या तो आप लोग सीए करने जाओगे, या तो आप सीयूटी के थ्रू कॉलेज में जाओगे, या आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाने वाले होंगे, है ना। तो आप जिस भी एग्जाम के लिए जाने वाले होंगे उसमें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाते हो और 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाते हो, तो आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी होगा। तो उसके लिए सीयूटी एग्जाम जरूरी है ना। तो इसलिए हम जो तैयारी करेंगे वो हम थोड़ा सा लेवल हाई करके करेंगे, यानी हम सीयूटी की तैयारी अच्छे से कर पाए, थोड़े से अलग से क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि वो बिहार बोर्ड में भले ही ना आते हो, लेकिन आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के अगर आप सीए करने का मन कर गया तो वहां पर आते होंगे, है ना। सीयूटी में तो पूरा लेवल सेम है, तो वहां पर भी आपको बड़े क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मतलब जो कि हैवी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम वो सब कुछ करेंगे। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा, कोई अलग से नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो भी इस बैच में पढ़ाएंगे वो नोट्स सफिशिएंट होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई क्वेश्चन पेपर, कोई सैंपल पेपर ले लेना, या किसी की कोई किताब खरीद लेनी, वो आप बिल्कुल खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी बैच में आपको पढ़ाया जाए वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डन है जी, तो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो पहले थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो ये आज हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे थोड़ी देर में, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगली साल भाई साहब जब टॉपर की लिस्ट आएगी, तो हु वांट्स टू बी टॉपर, कौन बनेगा टॉपर? और क्योंकि ये बिहार का बैच है तो बिहार टॉपर। आप बताओ, आप में से कोई बनना चाहता है? उम्मीद है ना, शायद मजाक में आप लिखोगे, लेकिन मन में ख्वाहिश तो होगी कि यार आई वांट टू बी अ टॉपर। भैया वादा करता हूं, अगली साल जब टॉपर की लिस्ट आएगी ना, तो आप मुझे जरूर कॉल करोगे, या मैं आपको बताऊंगा, आप मेरा वीडियो कॉल जरूर उठाओगे, या फिर वीडियो कॉल पे हमारी बातचीत जरूर होगी, है ना। एक मन में इच्छा तो होती ही है। अब भैया अगर टॉपर बनना है, मजाक में चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन मन में जो ख्वाहिश होती है वो क्या यूं ही पूरी हो जाती है? हम मुंगेरी लाल जी तो है नहीं कि भाई सपना देखा और पूरा हो गया ना। मुंगेरी लाल जी के सपने कभी पूरे नहीं होते। उसके लिए लगती है डेडिकेशन, उसके लिए लगता है पूरा कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन, यानी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको पार करने के बाद ही आप टॉपर बन सकते हैं। तो अगर आपने मी कर दिया है, हैंड रेस कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। सब कुछ क्लास में होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, आपको सबसे पहले किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। नोट्स जो मैं आपको दूंगा वो आपको प्रॉपरली करने हैं, ठीक है जी। फॉर्मूलाज आपको पढ़ाए जाएंगे, वो भी आपको प्रॉपरली करना है अच्छे से, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, वो भी आपको अच्छे से करना है। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो आप इस सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल लाओगे। दिस इज माई ड्रीम ऑफ दिस ईयर कि हमारे पास बिहार बोर्ड से फुल आउट ऑफ फुल होने चाहिए, ठीक है जी। और हिंदी मीडियम से भी हमारे पास टॉपर होना चाहिए, ठीक है जी। मेरा अपना टॉपर, मतलब जो हमें जानता हूं। चलिए, अब भैया अगर मुझे करना है तो मुझे करना क्या होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज सेल्फ स्टडी, ये सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलीस्ट 30 मिनट्स। देखिए, हम क्लास आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ के सो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अगर मैंने आपको क्लास दी है, आपने देख ली है, आपने लाइव देखी, वेरी गुड, लेकिन क्लास के बाद 30 मिनट्स आपको उसके नोट्स को दोबारा रिवाइज करना है, डेली करना है। डेली नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम आ गया है, तो 2 दिन बाद करना है, लेकिन करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको हर संडे रिवाइज करना है। जैसे कि भैया जी सेल्फ स्टडी करवाऊंगा, मैं आपको से क्लास लूंगा, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको नोट्स दिलवाऊंगा, एमसीक्यूज करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। अब करवाऊंगा तो सारी चीजें आप सही करो, ये मेरी दुआ तो है, लेकिन आपसे गलती हो सकती है यार, गलती तो होती है, कुछ एमसीक्यूज आप गलत कर दो। तो याद रखना, हर संडे थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा, जहां पर जो गलती की है उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लो कि यार लेक्चर इस वाले में ये वाली गलती हुई थी, लेक्चर इस वाले में ये वाली गलती हुई थी। ये काम कर लोगे तो आप अपनी गलतियों को सुधारना सीख जाओगे। फिर भैया
अगर मुझे कुछ डाउट आ गया तो भैया मानता हूं आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट ऐसा भी तो हो सकता है आप मुझे बताओ, मेरे दिमाग में क्लिक ना करे, या मेरे दिमाग में कुछ और सवाल आ जाए तो उसका क्या किया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, डाउट पोर्टल होता है, आपको सवाल पूछना है, पूछने से कभी मत घबराइएगा, सवाल जरूर पूछिएगा, ठीक है जी। तो डाउट आए तो पूछना है। तीसरी चौथी के बाद पांचवी, 1 2 3 4, हाँ, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो होती है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। हमारे जो बच्चे होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, उनके पहले से लिखने की आदत होती है, वो लिखते हैं, मार्क्स लाते हैं, टॉपर बनकर आगे बढ़ जाते हैं। पर हमारा लक्ष्य क्या है, हमसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टॉपर में आए, जितने हो सके सारे टॉपर में आए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आजकल का कंप्यूटर युग, एआई युग कह लो, जो भी युग कह लो, उसमें एक चीज मिस हो जा रही है, राइटिंग प्रैक्टिस। अभी भी हमारा सवाल कंप्यूटर पे नहीं होता, हमारा बोर्ड एग्जाम अभी भी लिख लिख कर होता है। तो आप भी प्लीज लिख लिख कर क्वेश्चन सॉल्व करें, दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व ना करें, ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट जरूर करते रहे। मान लीजिए आपसे कोई कमी हो रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इवेल्युएट करें क्यों हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। कोई कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है ना, वाई। तो अपने आप को इवेल्युएट करते रहना है। कई कमियां आपको धीरे धीरे आएंगी। स्टार्टिंग में सब लोग रेगुलर होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं लाइव क्लास, डेली ज्वाइन भी करते हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कम होते जाते हैं। तो इवेल्युएशन भी करते रहना है, ठीक है। सर कौन सी बुक लेनी है, देखो बुक लेने का ऐसे कोई नियम कानून नहीं है, जो मन करे आप वो बुक ले लो। हम क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे। हमारा लेवल इस तरीके का होगा कि आपके पास जो भी किताब होगी, आप अगर सही से पढ़कर जा रहे हो तो उसको सॉल्व कर लोगे। किताब आपका जो मन करे, जो आपके स्कूल में चलता हो, जो आपके जहां जो बताया जाता हो, वो आप किताब उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हमारी क्लास के नोट्स और क्लास के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि आप किसी बुक के सवाल कर लोगे, ठीक है। तो बुक में ऐसे कोई झंझटबाजी नहीं है। चलो भैया जी, तो जब आप ये सब कर लोगे ना, तो ये हैं आपके प्यारे निक्कू भैया, ठीक है जी। और मैं प्यार से अपने बच्चों को कहता हूं कॉमियन। कॉमियन का बेसिक मतलब होता है, ध्यान रखना, कॉमियन का बेसिक मतलब ये नहीं कि कॉमर्स के स्टूडेंट, नहीं। कॉमियन का मतलब है हर वो व्यक्ति जो कॉमर्स की एक्टिविटीज के थ्रू किसी की भी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आता है, वो कॉमियन है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कॉमर्स जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो साइंस और आर्ट्स वालों से चिढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। वो लोग हैं जो कल कॉमर्स की पढ़ाई कर या कॉमर्स की किसी एक्टिविटी का फायदा लेकर दूसरों की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में तो लाएंगे ही लाएंगे, दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आएंगे, तो वो है कॉमियन। तो देखो भाई, आज हमारी ये बस तैयार है। अभी मैंने यहाँ लिखा है कॉमियन 1 2 3 4। मैं चाहता हूं कि जब हमारी बस एंड हो और जब रिजल्ट आए तो मैं आपके नाम जरूर यहाँ पर दिखाऊं। आप में से कई लोगों को पता ही होगा, मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया हुआ है, वहां पर हमारे पास बहुत सारे टॉपर है। अब वो नाम मैं यहाँ ला सकता था, पर मैं इसलिए नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि भाई बिहार बोर्ड में बिहार के टॉपर्स के नाम होंगे, है ना। तो इसलिए भैया जी मैं चाहता हूँ कि आपके नाम यहाँ पर लिखे हों अगली बार, ठीक है जी। तो ये हमारी बस है, बिहार टॉपर ऑफ क्लास 12 की बस चालू हो रही है। देखना यह है कि इन जगहों पर किन किन के नाम आते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे, हैं? तैयार है अपन टॉपर बस में बैठने के लिए? तो लेट्स स्टार्ट द गेम, ठीक है जी। निक्को भैया तो एकदम तैयार है, ड्राइवर सीट पर मुस्कुराते हुए। चलो भैया जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया जी, अगर हमारी बस स्टार्ट हुई है डुगडुग, तो भैया बस कहाँ कहाँ से जाएगी, कौन कौन से शहर होंगे, कौन कौन से मोहल्ले होंगे, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या होगा, इसका तो पता कर लिया जाए ना भाई। तो देखो, जब हमारी ये बस चालू होगी तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो हेडिंग है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। मैं इसको वैसे लिख के दे देता हूँ क्योंकि ये उसके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। देखो, सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का। देखो जी, सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जो पार्टनरशिप के ऊपर होगा, ठीक है जी। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर होगा हमारे पास, ठीक है, जिसको अपन साझेदारी के आधारभूत नियम कह सकते हैं, है ना। दूसरा चैप्टर होगा हमारे पास ख्याति यानी गुडविल से रिलेटेड, जिसको मैं पढ़ाता हूं चेंज इन पीएसआर के अंदर, कि अगर आप पार्टनर्स हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो रहा है तो उसमें। इसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक कवर होते हैं। एक होता है हमारे पास गुडविल का टॉपिक, जिसे हम ख्याति बोलते हैं हिंदी में। एक हमारे पास होता है चेंज इन पीएसआर, कि अगर भैया जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो आप क्या करोगे ना। इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं।
अच्छा, मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, अभी मैं चैप्टर के नाम बस इंग्लिश में लिख रहा हूं। थर्ड है आपके पास एडमिशन, फोर्थ है आपके पास रिटायरमेंट एंड डेथ, यानी कि कोई पार्टनर चला जाए या उसकी डेथ हो जाए, है ना। रिटायरमेंट यानी अवकाश, यानी कि पार्टनर चला गया, डेथ मतलब कि मृत्यु हो गई। फिफ्थ है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि अगर डिसोल्यूशन हो गया, ये हमारे पास पहला पार्ट है जो कि आता है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है जी, जो कि आता है हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म हिंदी में इंग्लिश में बोल दीजिए या हिंदी में बोल दीजिए, साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारे चैप्टर आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक सेकंड बुक होती है जिसे अपन कहते हैं कंपनीज अकाउंट, ठीक है, जिसमें हम शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी कि अंशों का लेखांकन, है ना, हिंदी में अगर अपन बोले तो। फिर डिबेंचर यानी ऋण पत्रों, तो ऋण पत्रों का लेखांकन यानी यहाँ पे हम डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब बिहार बोर्ड में एक एनपीओ भी है, वो भी अपन करेंगे, लेकिन पहले अपन पूरा फुल सिलेबस वो कर लेंगे जो सीबीएसई में या अदर बोर्ड्स में कॉमन है, पहले ना अपन उनको कर लेंगे ताकि कॉमन चीज कंप्लीट हो जाए, फिर एनपीओ करेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, एनपीओ हम सबसे आखिरी में करेंगे। फिर आता है हमारे पास थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट वाला होता है जिसमें हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद होता है हमारे पास टूल्स वाला चैप्टर, लो भैया जी, तो ये मैं बस चैप्टर के नाम बता रहा हूं। फिर हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो होता है जिसमें हम रेशियो वेशियो निकालते हैं। और फिर हमारे पास होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, जिसको रोकड़ प्रवाह भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 किताबें हैं, है ना। पहली किताब हो गई, दूसरी किताब हो गई, तीसरी किताब हो गई, या 3 हेडिंग्स है। अब बिहार बोर्ड में आपको एक अलग से मिलता है एनपीओ, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, सर्विस देने के लिए काम करती है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी ऐसी संस्थाएं जो मुनाफे के लिए काम नहीं करती हैं, सर्विस देने के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है भैया जी, इसको अपन एक एक करके करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो है एनसीईआरटी में एनपीओ नहीं है, तो ये एनसीईआरटी से वो उठाया हुआ है, तो ये उसके हिसाब से एनसीईआरटी में एनपीओ नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में है तो अपन करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगर आप इसके आगे सीयूटी देने वाले होंगे तो उसमें भी एनपीओ नहीं है, पर क्योंकि आपके बोर्ड में है तो अपन करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कॉलम। नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म 36 मार्क्स का आता है, कंपनीज 24 मार्क्स के आते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा 12 मार्क्स का एनालिसिस है और कैश फ्लो 8 मार्क्स का है। ऐसे करके हमारे 80 मार्क्स हो जाते हैं। बट क्योंकि आपके में एनपीओ भी है तो आपके में थोड़े बहुत क्वेश्चंस के मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। मैं बेसिक आपको एक बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे पास होंगी। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो साझेदारी फर्मों के लेखांकन, कंपनियों के लिए लेखांकन, वित्तीय विवरण का विश्लेषण या नकदी प्रवाह विवरण, ये सब हमें बनाना होता है। और एक हमारे पास एनपीओ भी है। तो हम सिलेबस में सब कुछ कवर करेंगे जो आपके उसमें है, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे, सिलेबस अपन ने पढ़ लिया तो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, तो हाउ इज द जोश माय डियर कॉमेंट्स, कैसा है आप लोगों का जोश, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तो स्टार्ट किया जाए। चलिए जी, तो सबसे पहले बात होती है कि अगर हम पार्टनरशिप को पढ़ते हैं, साझेदारी को पढ़ते हैं, तो ये है क्या भाई? पहले ये तो जान लें साझेदारी होती क्या है, तभी तो उसके आगे की बात होगी, है ना, ठीक है जी। तो भैया जी सबसे पहला काम यही है, साझेदारी के लेखांकन में हम मूल अवधारणाओं को समझने वाले हैं। तो अब साझेदारी होती क्या है, अगर मैं बेसिक शब्दों में बात की जाए, जो आपकी लैंग्वेज में बात की जाए, है ना, आजकल इस टाइप की लैंग्वेज को बच्चे ज़्यादा समझते हैं, है ना। तो देखो, साझेदारी बोलो, पार्टनरशिप बोलो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में सारे नोट्स रहेंगे, लिखते वक्त मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश से मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, ठीक है जी। तो नोट्स आपके हिंदी में रहेंगे। मैं यहाँ पे फिर क्योंकि पहले पार्टनरशिप लिखूँ फिर स्लैश करके साझेदारी लिखूँ तो वो फिर क्या होगा, एक ही काम को 2 बार करना होगा, है ना। तो मैंने हिंदी में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो साझेदारी ऐसे लिखते हैं, है ना, लेखांकन ये है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब एक्चुअली में पार्टनरशिप है क्या, है ना, कैसा होता है? तो ये एकदम रिलेशनशिप की तरह होता है, एकदम प्यार से जैसे रिलेशनशिप होता है ना, वैसा होता है भैया, ऐसा होता है, कैसे पता? तो देखो, अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, ये आपको समझ में भी आ जाएगा।
तो आपको ना इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कई बार डेफिनेशन लिखने को आ जाती है ना, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको लिखने को आता है ना। पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को पैटर्न ना पता हो, तो मैं वही बता देता हूँ। आपके एग्जाम में नॉर्मली 100 MCQs आते हैं, ठीक है जी। इन 100 MCQs में से आपको 50 MCQ करने होते हैं, जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए भैया? 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स हो गए। हाँ जी भैया, 50 मार्क्स हो गए। फिर आपके पास आते हैं 30 थ्योरी क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि 30 मार्क्स हो गए, ठीक है जी। फिर आपके पास आते हैं 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन कह लो आप इनको, ठीक है जी, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं और इनके आई गेस 5 मार्क्स होते हैं ना, तो ये 20 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कवर होते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप बिहार बोर्ड में देखोगे तो MCQ 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं और सिर्फ 50 करने हैं। आसान है ना यार, एक तरीके से। जो क्वेश्चन ना बने उसे छोड़ सकते हैं अपन। 30 थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें से 15 ही करने हैं, तो काफी इजी हो गया। 8 प्रैक्टिकल, जिसमें से 4 ही करने हैं। तो यानी कि हमारे पास जो बिहार बोर्ड का सिलेबस होगा वो काफी इजी भी होगा और आपको आराम से भी बनेगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा रेगुलर स्टडी करना है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं साझेदारी। तो साझेदारी में सबसे पहली चीज आती है, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो हम इसको ना हंसते खेलते ही याद कर सकते हैं। अब आपके केस में आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आप में से कोई CBSE बोर्ड में अगर पढ़ता होगा या वो देखा होगा, तो वहां पर ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ये सब नहीं पूछा जाता, आपके में पूछा जा सकता है। तो थ्योरी को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज हर एक चीज को, जो मैंने बोला ना, राइटिंग प्रैक्टिस लिख लिख कर करोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए इसको करते हैं। तो एक बात बताओ, रिलेशनशिप करने के लिए आप लोग खुद आंसर देंगे भाई, कमेंट में अब आपको आंसर देना है ना, अपनी क्लास में जीवित रहना। जीवित रहने का मतलब है बीच बीच में आंसर आपको देते रहना, ठीक है। चलिए, तो रिलेशनशिप में मुझे बताओ कि 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए या फिर एक ही व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाया जा सकता है? तो सच ये बात है, रिलेशनशिप में वैसे तो आप अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो सोलोगॉमी भी चलने लगा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक हम है तो एक अपोजिट में होना चाहिए, यानी 2 लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए। और आजकल का ऐसा कलयुग चल रहा है कि एक व्यक्ति 3-4 लोगों से रिलेशनशिप बना लेता है भाई, जो कि गलत है, पर ठीक है। तो यहाँ पर 2 और मोर से बनाया तो जा सकता है ना, पकड़े गए तो पिटाई विटाई हो जाएगी, है ना, एक अलग चीज है, धुलाई उलाई हो जाएगी, लेकिन देखा जाए तो लोग करते भी हैं और हो सकता है ये। तो 2 और मोर पर्सन, तो पहली क्वालिटी तो यही है भाई, हालांकि ये है गलत, ठीक है जी। तो मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, वरना कोई कहेगा हाँ भैया जी क्या चीजें सिखा रहे हैं। नहीं जी, मैं गलत चीजें नहीं सिखाता। तो ये मेरा पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, अगर रिलेशनशिप होगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या रिलेशनशिप सिर्फ सुख सुख का होगा या सिर्फ दुख दुख का होगा? रिश्ता है भाई, तो कभी सुख भी मिलेगा कभी दुख भी मिलेगा, है ना। तो यानी कि जो रिश्ता होता है वो सुख और दुख दोनों का होता है कि नहीं? बिल्कुल है भैया, जाहिर सी बात है, दोनों का ही होता है। थर्ड पॉइंट, एक बात बताओ, मान लीजिए अगर हम रिलेशनशिप में हैं, तो अगर हम दोनों हर पार्टी में साथ जाएं, जरूरी है क्या? नहीं है ना जरूरी। कभी कभी हो सकता है कि उनकी साइड की पार्टी हो तो वो अकेले चली जाए, कभी हो सकता है मैं अकेले चल जाऊँ, कहीं भी मैं अपने मेल फ्रेंड से मिल रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी कि हर पार्टी में वही जाए, कभी कभी मैं भी जा सकता हूँ, कभी कभी वो भी जा सकते हैं, यानी कि सबका प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। तो इसको अपन यहां पर भाषा में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। यानी कि अगर वो किसी पार्टी में गई हैं तो वो मुझे रिप्रेजेंट तो कर ही रही है ना। अगर वो किसी पार्टी में गई है और किसी कारणवश मैं वहां नहीं जा पाया, तो अगर वो गई है तो मुझे भी तो प्रेजेंट कर ही रही है वहां पर, है ना। तो ये एक रिश्ता होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, अगर मान लो कभी कोई विपदा आ गई तो वो दोनों के ऊपर आएगी, और विपदा अगर बहुत बड़ी हो तो दोनों को मिलकर उसे सॉल्व करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कभी विपदा बहुत ज्यादा बड़ी हो तो हो सकता है हम पहले महलों में रहते थे और सड़क पे भी रहना पड़ जाए। यानी कि अगर नुकसान होने को आए तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो नुकसान का जो केस है रिलेशनशिप में वो अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, ये सारे ही पॉइंट्स आपके पार्टनरशिप के अंदर भी होते हैं। जब एक रिलेशनशिप होता है तो उसमें ट्रस्ट का भी पॉइंट होता है, भरोसा होना जरूरी है ना, भरोसा होना जरूरी है।
लेकिन क्या अगर मैं रिलेशनशिप के सारे पॉइंट्स बोलूं और ये सारे पॉइंट्स पार्टनरशिप में भी हैं, तो क्या ये दोनों सेम हो गए? तो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब हम पार्टनरशिप करते हैं ना, तो पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि पार्टनरशिप एक बिजनेस के लिए होती है। पार्टनरशिप किसके लिए होती है? व्यापार करने के लिए होती है। लेकिन प्यार कोई व्यापार थोड़ी है ना। कुछ निर्लज लोग होते हैं जो प्यार को व्यापार समझ के चल रहे हैं, है ना, कि भैया जी अलग ही गेम चल रहा है, वरना प्यार एक व्यापार नहीं होता, है ना। तो बस इसी वजह से, सिर्फ एक इस पॉइंट की वजह से रिलेशनशिप जो है वो पार्टनरशिप की तरह नहीं होती। तो ये जो हमने हंसते खेलते बातचीत पढ़ी, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े, यही है पार्टनरशिप। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब एक ऐसे जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग हों। अब ये ज्यादा लोग कितने होंगे वो मैं भी बता दूंगा आपको। जो सुख और दुख दोनों बांटने के लिए तैयार हो, जिनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, यानी दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हो। कभी तो दोनों ही साथ में पार्टी में जाएंगे, या फिर किसी कारणवश कोई एक पार्टी में नहीं जा पाया तो अगला जाएगा और वो दूसरे को भी रिप्रेजेंट करेगा। और अगर नुकसान हुआ तो कितना भी बड़ा हो सकता है, दोनों मिलकर ही उसको सुलझाएंगे, नुकसान जितना भी बड़ा हो। परंतु जो एक पॉइंट डिफरेंट है वो क्या है कि भैया जी रिलेशनशिप बिजनेस के लिए, यानी वो एक प्रकार का व्यापार नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में जब दो लोग मिलते हैं या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, वो सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है। समझ गए? तो बस यही पार्टनरशिप की प्यारी सी डेफिनेशन है। खत्म। याद रहेगा क्या? याद रहेगा। तो आइए एक प्यारी सी डेफिनेशन इसकी देख ही लेते हैं। भैया आपने लिखवाया है, लेकिन ये बात है भी कि नहीं है? अच्छा, अब जो डेफिनेशन है ना, वो हमारे यहाँ एक एक्ट पे दी गई है। एक्ट क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि हम जब भी ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें एक्चुअली बताया गया है, ये मेरे घर की डेफिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बताया कि पार्टनरशिप को डिफाइन इस तरीके से करो। मैंने कहा ओके। तो कहां पर बताया गया है? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन नंबर है 4। उसमें बताया गया, क्या बताया गया है भैया जी, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। ये देखो, ये देखो, पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशन ही है, रिलेशनशिप ही है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब व्यक्तियों के बीच में। अब व्यक्ति कितने होंगे उसकी भी डिस्क्रिप्शन आएगी, अभी अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो कि मुनाफा बांटने के लिए तैयार हो गए। यहां लिखा मुनाफा है, लेकिन मुनाफे के साथ साथ नुकसान भी आता है, ऑफ अ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हम इसको रिलेशनशिप ना कहकर पार्टनरशिप कहते हैं। कि भैया जी जब ऐसा रिश्ता जहां पर लोग बांटने के लिए तैयार हैं प्रॉफिट को बिजनेस के, और ये सारे लोग या तो एक साथ काम करेंगे या कोई एक सबकी तरफ से डील करेगा। बस ये है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय को लाभ को आपस में बांटने का समझौता किया है, जिसे उन सभी के द्वारा, उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। तो भैया पार्टनरशिप क्या है? एक समझौता है, एक रिश्ता है। किनके बीच? व्यक्तियों के बीच। किस लिए? मुनाफे को बांटने के लिए। साथ में नुकसान होगा तो वो भी बांटा जाएगा, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहे हैं। और कभी तो वो सारे ही जाके डील करके आएंगे, है ना, सारे ही जाके करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सबकी तरफ से जाके डील करके आ जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बस अब भैया इसमें हमने कुछ बातें सुनी, क्या कि भैया ये जो पार्टनरशिप है, इसमें जो व्यक्ति आपस में मिलकर पार्टनरशिप करेंगे उनको कहा क्या जाता है? तो देखो, अगर सिंगल व्यक्ति की बात की जाए तो पर्सन हु हैव एग्रीड टू फॉर्म पार्टनरशिप, वो लोग जो पार्टनरशिप बनाने के लिए तैयार हुए हैं, इंडिविजुअल यानी अकेले कहा जाए तो उनको बोला जाता है पार्टनर्स। जिन व्यक्तियों की साझेदारी व्यवसाय बनाने के लिए आपसी सहमति दी है, जिन लोगों ने आपसी सहमति दी है, उनको व्यक्तिगत रूप से कहा जाता है साझेदार, इंडिविजुअल रूप से कहा जाता है साझेदार। और क्योंकि अब 4 साझेदार मिल गए तो इनको इकट्ठा क्या बोला जाए? अकेले तो लकड़ी, और लकड़ी को इकट्ठा कर दो तो बंडल बन जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अगर अकेले की बात करोगे तो पार्टनर्स, साझेदार कहोगे, और अगर इनको इकट्ठा कर दो तो फर्म कहोगे। ठीक है जी, ये जी क्या कहोगे? फर्म कहोगे। और अगर इसका कोई नाम रख दो, है ना, बंडल का कोई नाम रख दो तो फर्म नेम हो जाएगा। जो भी नाम रखना चाहो, XYZ फर्म, ABC फर्म, कॉमियंस फर्म, जो भी आप नाम रखना चाहो वो आप नाम रख सकते हो।
ठीक है जी। तो पार्टनर कौन है? वो व्यक्ति जो पार्टनर बनने को तैयार है। फर्म कौन है? व्यक्तियों का समूह जो पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। और फर्म का अगर नाम रख दोगे तो फर्म नेम कह देंगे, बस खत्म। अब हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे, जैसे कि पर्सन, जैसे कि प्रॉफिट, जैसे कि बिजनेस, जैसे कि ये बाय ऑल और एनी। तो इन सब के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको समझना जरूरी है भाई। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इससे पहले ना एक और पॉइंट समझ लेते हैं, नोट। अच्छा, आप में से एक बात जरा मुझे बता दो पहले ही, मैं थोड़ा सा वो करा लेता हूँ यार, पोल वोट टाइप। कितने आप में से इंग्लिश मीडियम के हैं, कितने आपसे हिंदी मीडियम के हैं? इंग्लिश वाले प्लीज थम्स अप करेंगे। इंग्लिश वाले ना थम्स अप करना, थम्स अप। और हिंदी मीडियम वाले थम्स डाउन। थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया लग जाए ना तो थोड़ा मेरे लिए आसान होगा, ठीक है जी। इंग्लिश वाले थम्स अप, हिंदी वाले थम्स डाउन। चलो जरा बता दो भाई। और आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ाई की है भैया, हैं जी? और आप लोग बिहार के किस जिले से हो? मैं औरंगाबाद से हूँ। थोड़ा सा मुझे कमेंट में ना आफ्टर द क्लास बता देना, क्योंकि अभी के कमेंट ना मुझे बाद में दिखेंगे। आफ्टर द क्लास बताना ये सब, ताकि थोड़ा मुझे आइडिया रहे। पटना, नालंदा, अच्छा, दरभंगा, झारखंड, ओके। मैंने तो बता दिया अपना, औरंगाबाद। चलिए, ओके, आ रहा। चलो तो वोट में देख लेते हैं भाई, कितना कितना परसेंट है। तो 60% इंग्लिश है, 40% हिंदी, ठीक है। तो यानी हमारा प्रोपोर्शन ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि भैया आप इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो, आप हिंदी ज़्यादा बोलते हो। क्योंकि देखो, इसमें अगर आप डिवाइड रहोगे तो ध्यान रखना, जो लोगों का माइंडसेट डिवीजन में होता है वो सक्सेस पे नहीं जा पाते। डिवाइडेड रहोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे, यूनाइटेड रहोगे तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई इशू होगा तो आप मुझे बताना, मैं उस इशू को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन किसी भी चीज़ से घबराना नहीं कि भैया हिंदी में ज़्यादा है कि इंग्लिश में ज़्यादा है कि ये है वो है। सारे नोट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। मैं दोनों ही पढ़ रहा हूँ, देख लो यहाँ पर, मैं दोनों ही पढ़ रहा हूँ। तो क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम पता इंसान के दिमाग में होती है ना। मैंने दोनों ही लाइनें पढ़ी, देखो सब लाइन टिक कर रहा हूँ ना मैं हर बार यही करूँगा, चिंता मत करो। मैंने नंबर ऑफ क्लासेस सफिशिएंट ले रखी है, हमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है जी। बस आप लोगों को थोड़ा सा अपनी ओर से ध्यान रखना है कि अपने दिमाग को भटकने मत देना हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। चलिए जी, तो आप में से 11वीं किसी ने अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं पढ़ी होगी तो एक व्यू पॉइंट होता है भाई। क्या व्यू पॉइंट होता है? कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, जो लेखांकन करते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? कि जिसमें ये बताया जाए कि कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है। तो उसमें प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जिसमें यह बताया जाता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, ठीक है जी। इसमें क्या बोला जाता है? बिजनेस का ओनर, बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस अलग अलग। बिजनेस क्या है? हम अलग हैं, अलग हैं, अलग हैं, हमें अपने में मत मिलाओ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है जी। अब ये बहुत बारीक सवाल है, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तो आपको ध्यान रखना है, सीयूटी में ये पॉइंट पूछा जाता है। देखो, हमने अकाउंट्स करते समय अगर मैं ओनर हूं और मैंने बिजनेस से उधार लिया तो इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। अगर बिजनेस से किसी और ने उधार लिया तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, और सब वैसे ही रिकॉर्डिंग होगी जैसे रूल्स हमारे चलते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा अंतर है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी जब मैं लेखांकन करता हूं ना, तब तो ये व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग करते समय जब भी मैं अपनी किताबों में लेखांकन करूंगा तब तो इसी व्यू पॉइंट के साथ करूंगा कि ओनर उधार लेगा तो भी वो काउंट होगा और वो उसी तरीके से ट्रीट होगा जैसे कोई और अदर पर्सन लेकर जा रहा है। बस ओनर लेकर जाएगा तो ओनर का नाम आएगा, कोई और पर्सन लेकर जाएगा तो कोई और पर्सन का नाम आएगा, ठीक है। ये गेम है। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट यही बात कहती है कि बिजनेस एंटिटी क्या है? अलग है, अलग है, अलग है। मगर
अब एक बात बताओ, मेरी एक फर्म है, ठीक है, मेरी एक दुकान चल रही है, हम 4-5 भाई हैं, साझेदार बन के काम करते हैं, ठीक है जी। अब हमने कर दिया कोई फ्रॉड, सुनना मेरी बात, हमने कर दिया कोई फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड कर दिया हमने, हम मस्त घर में सो रहे हैं, खराड़े लेके सो रहे हैं, पुलिस आई, कह रही है तुमने फ्रॉड किया, तुम्हें पकड़ा जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अरे पुलिस साहब, काश आपने निक्कू भैया की क्लास ली होती, उनसे अकाउंट्स पढ़ी होती, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। वो पुलिस वाला कह रहा क्यों, क्या? अरे भैया अकाउंट्स में एक नियम है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, तो हम तो ओनर हैं, बिजनेस तो वहां पर है, वो देखो वो रही पार्टनरशिप फॉर्म, जाओ उसे उठा के ले जाओ। अब पुलिस वाला जाके दुकान की दीवारों को उठा के तो लेकर जाएगा नहीं, है ना? तो यार अकाउंटिंग व्यू पॉइंट में तो आप अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन एक लीगल व्यू पॉइंट आ गया, लीगल व्यू पॉइंट, यानी कि जब आप कोई गलती कर दो, चोरी कर दो, है ना, लीगल व्यू पॉइंट। अब ऐसे में पुलिस वाला तो सोचेगा यार सही बात है, अकाउंट्स में तो ओनर और बिजनेस अलग अलग है, अब ओनर ने फ्रॉड किया, वो तो ओनर का नहीं, बिजनेस के ऊपर जाओ, तो बिजनेस को पकड़ो, तो बिजनेस को पकड़ो यानी कि हम दीवारों को उठा के लेकर जाएंगे जेल में? नहीं। तो यहां पर यही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से तो ये अलग अलग हैं, लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से अलग नहीं है, क्योंकि वो तो दीवार है, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन है? पार्टनर्स हैं। वहां पर जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो कौन है? पार्टनर्स हैं। फ्रॉड किसने किया है? पार्टनर ने किया है। भले ही पार्टनरशिप का नाम है XYZ पार्टनरशिप फर्म का, वहां ठप्पा है, लेकिन वो ठप्पा लगाने वाले कौन है? पार्टनर्स हैं। तो यानी कि अगर लीगल व्यू पॉइंट की बात की जाएगी तो फिर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। क्या ये बात समझ में आई कि अगर लीगल व्यू पॉइंट की बात की जाएगी तो बिजनेस और ओनर एक हैं, अलग अलग नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये CUT के एग्जाम में इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो देखो, लेखांकन के दृष्टिकोण के अनुसार साझेदारी फर्म को उसके भागीदारों से अलग पृथक व्यवसायिक इकाई माना जाता है, ठीक है जी, अलग माना जाता है, ठीक है, अलग माना जाता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से, यानी लेखांकन व्यू पॉइंट के हिसाब से। लेकिन 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 अगर भैया जी बात की जाए कानूनी पृथक के रूप में, तो कानूनी इकाई नहीं है, एक साझेदार फर्म एक पृथक कानूनी इकाई नहीं है। दूसरे शब्दों में उसका अपने भागीदारों से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है जी। तो अस्तित्व नहीं होता यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दी, फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दी, तो वो दीवार नहीं उठाएंगे, आपको उठाकर ले जाएंगे और सलाखों में बंद कर देंगे, जो भी लीगल प्रोविजन होंगे वो सब करेंगे, ठीक है जी। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को समझते हैं। तो भैया पार्टनरशिप में सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? दो या दो से ज्यादा लोग। और आप में से कई बड़े इंटेलिजेंट थे जिन्होंने शायद पहले से पढ़ा होगा, तो उन्होंने बताया कि भैया मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। हमने कहा ठीक है जी। तो ये देखो, 2 और मोर पर्सन। अब 2 और मोर पर्सन में कितने पर्सन भैया, कितने लोग होने चाहिए? तो ध्यान देना भैया जी, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मिनिमम यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो 2 पर्सन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, है ना, बच्चे हर बार गलती करते हैं। मैक्सिमम 50%, ठीक है। अब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम भैया जो भी पढ़ रहे हैं ना, सुनो सुनो सुनो, हम ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो भैया, पार्टनरशिप जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस है। पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं बताता कि मैक्सिमम कितने हैं, ठीक है जी। पर्संस में 2 से तो ज्यादा होगा, ये तो समझ में आ गया, पर मैक्सिमम कितने हैं ये पार्टनरशिप नहीं बताता। तो ये ध्यान देना कि मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50%। लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकते? वैसे कुछ केसेस में हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो किताब है उसके हिसाब से अपन 50% लेकर चलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग केसेस है ना। तो ये बात कहां लिखी हुई है भैया, ये बात कहां लिखी हुई है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकते? ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये चीज याद रहेगी? इससे सवाल आ जाता है। पता क्या करते हैं बच्चे, रट के बैठे होते हैं, हाँ 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50।
एग्जामिनर खेल कर देता है। एग्जामिनर फील्डिंग सेट क्या करता है, ये बताओ कि मैक्सिमम की लिमिट कहाँ लिखी हुई है। अब आदमी को लगता है पार्टनरशिप का सवाल है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा होगा। नहीं, याद रखना, फील्डिंग सेट हो जाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है इसके अंदर। और अगर आपको अच्छा पढ़ने का शौक है तो ये देखो, सेक्शन 464 रेड अलोंग विद रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। ठीक है जी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी कहां लिखा वो भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि इतना डिटेल आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पर अगर आपको अच्छे से पढ़ने का शौक है तो इसको याद रखना। अब मन में एक सवाल आया, भैया अगर एक बात बताओ, 50 से ज्यादा पार्टनर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। हमने तो देखा है भैया, दीवार पे लिखा होता है थूकना मना है, और हम तो वहीं जाके थूक कर देते हैं, मजा आता है, शौक है हमारा। तो भैया अगर वहां लिखा है थूकना मना और आप थूक के आ गए, आपकी फोटो आ गई, तो भैया आपसे चालान कटता है, आपका पैसे लिए जाते हैं। और जिस आदमी ने लिखा था, अगर किसी के आदमी की दीवार पर आपने थूका तो फिर वो डंडे बरसाता है। तो सेम काम यहाँ भी होगा भैया। अगर आपसे कहा है भाई मैक्सिमम लिमिट 50% होनी चाहिए कंपनी एक्ट 2013 में, और आपने कहा हमें तो भाई मजा आता है रूल तोड़ने में, आपने रूल तोड़ दिया, तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ही क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी भैया। यानी आप लीगल काम कर ही नहीं रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो। तो इलीगल के जो भी प्रोविजन होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, तो हिंदी में भी देख लो, 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में एक फॉर्म में भागीदार की न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है। हालांकि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 भागीदार की संख्या को 50 तक सीमित करता है। ध्यान समझना, ये कहां तक सीमित करता है, 50। कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ मैक्सिमम, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 50 तक, जिसका सेक्शन है 464 रूल 10। ठीक है जी, ठीक है जी, कंपनीज रूल 2014 और रूल नंबर 10 है ये। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना। ओके जी, अब एक बात बताओ भैया, ओके ये तो हम समझ गए कि भैया 2 से ज्यादा और 50 तक होने चाहिए। 50 से कम नहीं, 50 तक, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, 50 हो सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए आंसर में कभी 50 से कम मत लिखना। अब एक पॉइंट आता है भैया, ये जो पार्टनर है ये कौन होने चाहिए? क्या वो चुन्नू मुन्नू को भी पार्टनर बना दें क्या? वो भी तो पर्सन है, क्या उसको भी पार्टनर बना दें? या फिर मैं यहाँ कैसे आया, कब आया, मैं कौन हूं, क्या ऐसे वालों को भी पार्टनर बना दें? या फिर मैं गरीब हूं, मुझे भी पार्टनर बना दो, क्या हम ऐसे को भी पार्टनर बना लें? तो पार्टनर बनाए किसको? ठीक है भाई, 2 होने चाहिए, ठीक है, 50 से कम, 50 और 50 से कम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये हो कौन? तो इसके लिए भी पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता। इसलिए ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताएगा इस बात को। ठीक है जी, तो देखो सवाल भैया, चुन्नू मुन्नू हो सकते हैं क्या? पानी बुझ जाता ही हो सकते हैं क्या? मैं गरीब हूं, क्या हो सकते हैं क्या ये पार्टनर्स? गरीब मतलब यहाँ दिवालियापन, दिवालियापन यानी कि जो पैसे चुकाने के काबिल ना रहे, क्या ये लोग पार्टनर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना भैया। अपन भी खुद सोचो, हम एक अपना पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं। अब एक छोटा बच्चा आया, भैया भैया मुझे भी पार्टनर बना लो ना, तो अपन कहेंगे बेटा पहले तुम बड़े हो जाओ, है ना, समझदारी तो ले लो, है कि नहीं, है ना। लेकिन अगर वो 15-16 साल का होगा तो थोड़ा सोचा जा सकता है। यानी कि भैया यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तो हैं कि पार्टनर किसको बनाएं, ये भी सोचने वाली बात है। ऐरे गैरे को पार्टनर नहीं बना सकते अपन, है ना। ठीक है जी, तो बस यही यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये बात फिर से सुन लो, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताई है, ये एक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, नोट्स में तैयार करना। भारतीय संविधान अधिनियम 1872, यानी कि नोट में लिखा हुआ है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्चुअली पार्टनरशिप में आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बोलता है कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मैं बताता हूं। अब जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उसके साथ पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो ना। तो ये गेम है भैया जी यहाँ पर। अच्छा जी, तो वो लोग कौन होंगे, जैसे माइनर। अब ये माइनर कौन होता है भैया, तो माइनर होता है बिलो द एज ऑफ 18। अच्छा भैया, अगर कोई 18 साल का हाजी हुआ है तो फिर, तो जैसे ही वो 18 साल का होता है वो मेजर हो जाता है। 18 साल से कम वाला माइनर कहलाता है। यानी कि आपकी भी एज, आप भी माइनर ही हो फिलहाल, अगर आप 18 से कम होते, ठीक है जी। तो माइनर कौन है भैया जी, जो 18 से कम का है।
तो क्या उसको हम पार्टनर बना सकते हैं? तो प्रोविजन ये कहता है नॉर्मली नहीं बना सकते। ध्यान से समझना, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल कोर्स में आप इसको नहीं बना सकते। और हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी ध्यान रखना, वो बिहार बोर्ड से थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको या तो CUT देना है या CA देना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना आपको, तो आपकी उसकी भी तैयारी हो जाए, है ना। वरना बिहार का लेवल थोड़ा लो ही रहता है, क्वेश्चन थोड़े कम ईजी आते हैं, बट आपको तैयारी उसी की करनी है, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे आप, है ना। प्लीज भाई इसमें हाई फाई कर लेंगे, एक थोड़ा सा हाई फाई मिला लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ताकि आप लोग भी सेम पेज पे हो। अच्छा, नॉर्मल केस में तो भाई माइनर नहीं है ना, नॉर्मल केस में तो नहीं है, हाँ जी नहीं है, लेकिन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया कि देखो यार, सबको पता है 5, 6, 7 साल 8 साल के बच्चे को तो वैसे भी कोई पार्टनर बनाएगा नहीं, है ना, तो माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन एक कंडीशन डाल दी। लेकिन वो जो होता ना, देखो जो होता ना, जब कोई किसी को बोलता है सुनो ना हमरा के तोहरा से प्यार बा, तो क्या कहते हैं? अब देखिए, आप हो तो बहुत अच्छे मगर, आप हो तो बहुत अच्छे मगर पापा नहीं मानेंगे, है ना। या फिर आप हो तो बहुत अच्छे, हमें भी बहुत अच्छे लगते हो, मगर दोस्त की तरह, हमने आपको हमेशा दोस्त की तरह देखा। तो ये जो मगर है ना, इसी में नैया डूबता है। तो यहां पर भी यही है, देखो माइनर इन नॉर्मल कोर्स तो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन मगर अगर मगर में ही फंसते हैं और वहीं पे डगर आ जाती है। चलिए, तो कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ, अब यहां पर 2 पॉइंट्स है भाई, 2 पॉइंट्स है। इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री, और दूसरा है फॉर बेनिफिट्स। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 18 साल से कम का है, मगर सारे पार्टनर्स कह रहे नहीं यार इस बच्चे में टैलेंट है। भाई वैभव सूर्यवंशी 14 साल का ही तो था, कई IPL टीम ने कहा कि नहीं इसको नहीं रखेंगे भाई, अभी बच्चा है यार, क्या 2-4 इनिंग खेल लिया तो इसको IPL खिला दें क्या। पर वहां राजस्थान रॉयल्स की टीम ने क्या बोला, नहीं भाई बच्चा है तो क्या हुआ, टैलेंट है भाई, हम तो मौका देंगे। उन्होंने मौका दिया और वैभव सूर्यवंशी ने छक्के पे छक्के मारे, इंडिया को भी जिता दिया उसने, अपना अंडर-19 वर्ल्ड कप जिता दिया उसने। बताओ, राजस्थान रॉयल्स से भी भयंकर मारा है भाई, भयंकर ही मारता है वो, एकदम छक्के पे छक्के, है कि नहीं। तो कोई ऐसा टैलेंट हो भी तो सकता है जो एक्सेप्शनल हो। तो अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएं, अगर सारे पार्टनर्स, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री हो जाएं, फर्स्ट कंडीशन है ये कि पहले तो सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। दूसरा, एग्री किस लिए होने चाहिए कि फर्म को बेनिफिट होगा। अगर ये हमारी टीम में आ जाए तो हमारी टीम छा जाए, अगर ये हमारे पार्टनरशिप में आ जाए, हमारा पार्टनर बन जाए, तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट्स हैं तो फिर माइनर एडमिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सवाल पूछेगा कि माइनर एडमिट हो सकता है क्या, तो आप आंसर क्या दोगे? माइनर एडमिट हो सकता है क्या, तो आंसर क्या दोगे? आप बोलोगे नो। ध्यान रखना, क्या पूछा जाएगा सवाल, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, साझेदार बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर पूछे क्या पार्टनर साझेदार कब बन सकता है, क्या पूछे पार्टनर साझेदार कब बन सकता है, तब आप बोलोगे ऑल, जब सारे पुराने साझेदार तैयार हो, सारे पुराने साझेदार तैयार हो और फर्म को फायदा हो रहा हो, तो वो साझेदार बन सकता है। याद रखेंगे। फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब दिमाग से पैदल, ठीक है, दिवालिया, दिमाग उसका वर्क नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकता। ध्यान रखना, ये एक्ट 1872 पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में बताया हुआ है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ नहीं कह रखा है भाई, बड़ा वैसा आदमी है भाई, ये फ्रॉड है, कॉन मैन है, ये धोखेबाज है, इसने पहले भी 10 फर्म को ठगा हुआ है, तो आप भी उसके साथ बिजनेस मत करना। तो अगर उस पता है भाई वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तो आप पार्टनर नहीं बना सकते, साझेदार नहीं बना सकते। या इंसॉल्वेंट पर्सन, यानी गरीब हूं नहीं बोलना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे चुकाने के काबिल ही नहीं है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार को नहीं चुका सकता। तो जो व्यक्ति अपने उधार को ही नहीं चुका सकता, वो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस में नुकसान हो जाएगा तो कहां से पैसे चुकाएंगे? तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। हिंदी में ये रहा, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति यदि सभी मौजूदा भागीदार सामान्य स्थिति में नाबालिग नहीं हो सकता, साझेदार फर्म के लाभों के लिए भागीदार के रूप में शामिल किया जा सकता है यदि सभी मौजूदा भागीदार सहमत हों। 2 बातें,
पहला तो फायदे के लिए और दूसरा सभी साझेदार सहमति दें। फिर किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति या फिर कोई दिवालिया व्यक्ति यानी जो पैसे नहीं चुका सकता वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है जी। अब आती है बारी अगले पॉइंट की, एग्रीमेंट। ठीक है जी। जैसे आपने फिल्म याद है, आप में से किसी ने 3 इडियट देखी होगी, तो बोलते ना मैं लिख के जा रहा हूं दीवार पे 10 साल बाद, 5 साल बाद, कितने साल बाद, सितंबर 5 इस दिन दिखाऊंगा मैं कहां पहुंच गया, तू कहां पहुंच गया, बता आएगा आएगा आएगा, है ना। ऐसे एक एग्रीमेंट होता है। अब इनका एग्रीमेंट क्या होता है, अगर आपको ये फिल्म याद हो, है ना, तो इसमें फुनसुक वांगडू जी के ऊपर एक वो है, तो उसमें आमिर खान होते हैं। आमिर खान उस टाइम कहते हैं हाँ आ जाएंगे हाँ आ जाएंगे, फिर आमिर खान भूल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। बट इसको याद रहता है, तो ये क्या करता है, वो राजू फरहान सबको लेकर खोजता है, खोजो कहाँ है तुम्हारा रेंचो, बताओ कहाँ है, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, है ना, खोजता है ना। तो भैया जी अगर इसने जो यहाँ पे बोला था, इसने मुंह से बोला था ना, कोई लिखित तो हुआ नहीं था, लिख के तो हुआ नहीं था ना कोई साइन कि ठप्पा लगा दिया, सबने कहा हाँ आ जाएंगे, देखेंगे 5 साल बाद कौन कहाँ हुआ, तो यानी ओरल बोला था। एक एग्रीमेंट होता है लिखित, है ना, लिखते हैं, जैसे आपने एग्रीमेंट देखे होंगे ना, ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। तो एक ओरल एग्रीमेंट होता है जो मुंह से बोल देते हैं, हाँ आ जाएंगे, आ जाना, हाँ भाई पार्टी में चलेंगे, है ना, घूमने चलेंगे। फिर एक दोस्त होता है जो मना कर देता है और फिर पूरी ट्रिप कैंसिल हो जाती है। तो एक मुंह जबानी होता है वादा किया जाना, और एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो क्या भैया पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट रिटन यानी लिखित होना चाहिए या मौखिक काम चल जाएगा, हिम्मत है आएगा। तो भैया जी ध्यान रखना, पार्टनरशिप में दोनों अलाउ है, ध्यान रखेंगे ये बात, एग्रीमेंट। ठीक है जी, यानी कि जो आप साझेदारी समझौता होता है, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस, और ध्यान रखेंगे ये दोनों फॉर्म में चलेगा। ठीक है जी, रिटन फॉर्म में भी चलेगा और ओरल भी चलेगा, रिटन और ओरल इक्वली वैलिड। ठीक है जी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। ये जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन ही हो। जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, अगर आपने देखा होगा, तो क्या करते हैं अपन लोग, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं ना, पंडित जी आते हैं, मंत्र वंत्र करते हैं और शादी हो जाती है। ये भी शादी वैलिड है, और अगर आप रजिस्टर कर लो तो भी वैलिड है। तो दोनों ही चीजें हैं ना, और आप उसमें और भी पॉइंट्स है, तो लोग रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आपने वादा कर लिया तो वो भी वैलिड है, और लिखित कर लिया तो वो भी वैलिड है। पार्टनरशिप में पॉइंट याद रखना है ना। ठीक है जी, तो देखो समझौता, साझेदारी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होगी। ठीक है जी, व्यवसाय करने के लिए होगी, है ना, बिजनेस करने के लिए होगी। उसके लाभ तथा हानि साझा करने के लिए किए गए समझौते का परिणाम है। यह समझौता भागीदारों के बीच संबंध का आधार बनता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा समझौता लिखित रूप में ही हो, ये मौखिक रूप में भी हो सकता है, यानी मुंह से बोलकर भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके जी, चलिए भैया जी। अब भैया जी ये देखो दोनों की पार्टनरशिप, यार अब अपन लोग वनडे में ही देख पाएंगे इनको, है कि नहीं, टेस्ट में से तो चले गए ये लोग। उम्मीद है कि भाई 2027-28 में वर्ल्ड कप है, जब भी है भाई अपन वर्ल्ड कप जीते और ये दोनों भाई छाएं, है कि नहीं। अब एक बात बताओ यार, इन लोगों के बीच भी तो अच्छी पार्टनरशिप चलती है ना, मस्त दोनों मिलकर रन बनाते हैं। इंडिया को भाई साहब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिता दिया इन्होंने, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीते हैं। अब एशिया कप तो ये लोग नहीं थे, और T20 वर्ल्ड कप एशिया कप में, है ना, लेकिन वनडे में तो है। तो यार इन लोगों की पार्टनरशिप बड़ी मजेदार है। तो एक बात बताओ, जो इन लोगों की पार्टनरशिप है ना, जो क्रिकेट खेलते वक्त है, वो पार्टनरशिप और जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, क्या ये दोनों सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं भैया, सेम तो नहीं है। तो बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भैया जी क्यों सेम नहीं है, क्योंकि बिजनेस, ये लोग जो पार्टनरशिप करते हैं, ये लोग खेल की पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये इनका बिजनेस थोड़ी है कि आ भाई आ मिलके पार्टनरशिप करते हैं और धंधा बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। ये तो इनको एज एन, ये खिलाड़ी हैं, एक तरीके से इनकी ड्यूटी है भाई रन बनाना। रन बना के जो भी रन बनेंगे तब तक ये टीम में रहेंगे, जब तक टीम में रहेंगे पैसा मिलेगा इनको, है ना। अच्छे से रन नहीं बनाएंगे, टीम से बाहर चले जाएंगे, पैसा मिलना बंद हो जाएगा, फिर इस तरीके से अलग से कमाएं। तो क्यों? क्योंकि इनका रन बनाना कोई बिजनेस नहीं है। तो पार्टनरशिप हम लोकल भाषा में तो कह देंगे कि यार रोहित शर्मा विराट कोहली की क्या पार्टनरशिप थी यार, मजा आता था भाई देखने में। विराट भाई सिंगल डबल, रोहित भाई तो क्या बोलते शॉर्ट बॉल के छक्के, ओए होए होए, आहा मजा आ जाता था। पर वो पार्टनरशिप वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है। एन एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस। तो जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा ना, वो बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, है ना, गप्पे मारने के लिए कि आ बहन चुगली चुगली खेलते हैं,
हमारी पार्टनरशिप बड़ी मस्त है, हम दोनों एक दूसरे की साथ मिलकर सबकी चुगली करते हैं, भाई बड़ा मजा आता है, आए हुए। तो ये पार्टनरशिप चुगली चुगली पार्टनरशिप है, ये वाली पार्टनरशिप नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि भैया पार्टनरशिप किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए। हालांकि एक बात बताऊं क्या आपको एक पॉडकास्ट का नियम चलता है, आप लोग पता नहीं इतने समझते हो कि नहीं, पॉडकास्ट का नियम है, पॉडकास्ट में भी चुगली चुगली चल रही होती है अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था। पॉडकास्ट का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है तो अगर दो बहनें बैठकर चुगली चुगली खेले ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर यही दो बहनें सामने माइक लगा दें और चुगली चुगली खेल के इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दें तो ये बिजनेस चल जाएगा पैसा भी बन जाएगा ठीक है जी। नाउ मेयर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एन अमाउंट टू अ पार्टनरशिप। यानी एग्जांपल के लिए जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, हमने सोचा कि यार दोनों मिलकर एक जमीन खरीदेंगे, उस पर एक छोटा सा घर बना लें और साथ में रहें। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी जमीन का ओनर हूं, मेरा भाई भी जमीन का ओनर है, हमको ओनर है ना, को पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमको लगे कि भाई मजा आने लग गया है, जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, बेच के मुनाफा कमाते हैं। अब हमने एक बार ट्राई किया, हम दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन खरीदी, घर बनाया, उसको बेचा, मुनाफा खूब सारा हो गया। अब हमें मजा आने लगा। शुरू शौक में किए थे, फिर मजा आने लगा तो करते ही रहे। अब फिर हमने उस पैसे को, उसमें से कुछ पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया, घर बनाया, उसको बेचा, फिर मुनाफा कमाया, जेब में भरा, फिर थोड़ा पैसा, तो मैं रेगुलर करने लग गया। तो अब हम को ओनर नहीं है, को पार्टनर है ना। यानी कि अगर आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो फिर वो पार्टनरशिप के अंदर आएगा, वरना वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा भैया, ठीक है जी। जैसे रोहित और विराट ने ज्वाइंटली परचेज कर लिया जमीन, तो दे बिकम ज्वाइंट ओनर्स, ये ज्वाइंट ओनर्स बन गए, पार्टनर्स नहीं बने, ठीक है जी। प्रॉपर्टी एंड नॉट द पार्टनर्स, बट इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, लेकिन अगर ये लोग मान लो बिजनेस ही करने लगे, जमीन खरीदो मुनाफे में बेचो, जमीन खरीदो मुनाफे में बेचो, अगर ये रेगुलर बिजनेस करने लगे तो फिर वो पार्टनर कहला सकते हैं। तो व्यवसाय समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होना चाहिए, केवल किसी संपत्ति के स्वस्वामित्व साझेदारी नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए यदि रोहित और विराट संयुक्त रूप से भूमि प्लॉट खरीदते हैं तो उस संपत्ति को स्वस्वामी बनते हैं, ना कि भागीदार, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। फिर आता है बारी भाई, अब यार देखो अपन सब पार्टनर्स हैं, है ना। अब पार्टनर्स हैं तो एक बात बताओ, सबको साथ रहकर चलना पड़ेगा, है ना, है ना, ये देखा आपने, पार्टनरशिप में सबको साथ रहकर चलना पड़ता है। तो यही हमारा अगला पॉइंट है भैया जी, क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। ये एनसीईआरटी में म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अब यार हम सब पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो क्या हर मीटिंग में हम सब जाएंगे? जरूरी नहीं ना। मान लो भैया कोई अर्जेंट मीटिंग थी, किसी का पेट खराब हो गया, तो कह रहा भाई रुक जा, मेरी कहीं और मीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा तुम ये वाली मीटिंग देख लो, मैं थोड़ा वो वाली मीटिंग देख लेता हूँ। अब भाई वो वहां चला गया, अगर वो वहां चला गया, मान लीजिए हम 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से एक पार्टनर को गुड़ हो गया तो वो चला गया बेचारा। अब मीटिंग बहुत जरूरी है, तो हम अगर तीनों जाके मीटिंग कराए तो ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? तो ये भी रिसर्चर ने सोचा, हाँ यार सही बात है, वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, एक बहुत जरूरी चीज है, जैसे रिलेशनशिप में भरोसा बहुत जरूरी है कि भाई वो अगर कहीं किसी के साथ जा रही है तो वो दोस्ती है यार, ऐसा नहीं है कि कुछ और चक्कर है, या तो फिर रिश्ता तोड़ो भाई, अगर इतना ही शक है तो। शक की जगह नहीं होनी चाहिए, भरोसा, ट्रस्ट होना चाहिए। तो जो गुड़गुड़ करके गया है वो ये नहीं कह सकता कि अरे तुम तीनों ने मेरे बगैर कैसे मीटिंग कर ली, मेरा इंतजार करना चाहिए था, 10 मिनट में तो मैं आ ही रहा था। ऐसा नहीं कर सकता वो। अगर पार्टनर्स में 4 पार्टनर्स हैं, कोई भी जाके मीटिंग अटेंड करता है, कोई भी जाके वहां पे डील करता है, तो वो सबको मानना होगा, चाहे वो वहां गए चाहे नहीं गए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक ट्रस्ट पे बना हुआ है, इसमें एक म्यूचुअल एजेंसी है, आपसी सहमति है कि ठीक है भाई, अगर आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं तो तू चले जा, तू अटेंड कर ले, मैं तेरी बात मान लूंगा। ऐसे ही अगर मान लो इनको भाई वैकेशन पे जाना था, कोई वैकेशन पे चला गया, कोई मीटिंग थी, तो बाकी पार्टनर्स ने वो मीटिंग कर ली भाई, तो सबको मानना पड़ेगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई, क्योंकि सबका साथ मिलेगा तभी पार्टनरशिप आगे बढ़े। ये देखो म्यूचुअल एजेंसी, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग मीटिंग में जाएंगे, बिजनेस सभी के द्वारा किया जाएगा, सब लोग करेंगे, सारे डिसीजन लेंगे। द पार्टनर्स और एनी और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि या तो उनमें से कोई
एक दो जितने भी हैं वो बाकियों की तरफ से प्रेजेंट हो सकते हैं, इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। हिंदी में देखिए, परिसंपारिक अभिकरण, इसका मतलब क्या है? साझेदारी फर्म का व्यवसाय सभी भागीदारों द्वारा और उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए कार्य करते हुए संचालित किया जा सकता है। इस कथन के दो महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहला, प्रत्येक भागीदार को व्यवसाय के कार्यों का संचालन में भाग लेने का अधिकार है, यानी हर पार्टनर अधिकार रखता है कि भाई वो पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, सभी भागीदारों के बीच परिसंपरिक अभिकरण का संबंध विद्यमान होता है। ठीक है जी, इसी को भागीदार के लिए प्रधान यानी प्रिंसिपल भी होता है और कभी कभी अभिकर्ता यानी एजेंट भी होता है। यानी कि अगर हम सब जा रहे हैं मीटिंग में तो सब एक दूसरे एक को प्रेजेंट कर रहे हैं तो सब प्रिंसिपल है। लेकिन मान लो दो लोग यहीं बैठे हुए हैं, फॉर्म के काम को देख रहे हैं, दो लोग मीटिंग में जा रहे हैं, तो ये दो लोग जो है ये एज एन एजेंट जा रहे हैं इन दोनों के। तो ये दोनों तो जा रहे हैं पर इन दोनों के एजेंट के रूप में भी जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भले ही मीटिंग में नहीं गए पर ये जो भी बात करेंगे वो इन दोनों पर भी अप्लाई होगा। अच्छा भैया, अगर मान लो होता क्या है, इंसान बड़ा ही विचित्र प्राणी है। अगर इंसान को कह दो ओए जानवर तो बुरा मान जाता है, लेकिन कहो भाई तेरी आवाज तो शेर जैसी है यार, क्या बात है, तो छाती चौड़ी करके कहता अरे गले का कमाल है भाई, मेरा क्या है। तो विचित्र प्राणी है इंसान। ऐसे ही इंसान क्या होता है कि मान लो हम दो यहाँ पर हैं, ये दो जाके मीटिंग करके आ गए, अब उस मीटिंग से फायदा हो गया तो ये लोग कहेंगे अरे वाह भाई फायदा हो गया, वेरी गुड भाई वेरी गुड, गले लगा लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये दो यहीं थे, ये दोनों मीटिंग करके आ गए और इस मीटिंग में नुकसान हो गया, तो आदमी क्या सोचता है, अबे तू गधा है क्या भाई, कैसी मीटिंग करके आता है, मैं होता तो नहीं करता, लड़ने लग जाता है, कहता अजीब विचित्र प्राणी है भाई। तो रिसर्चर्स ने कहा सुन मेरी बात, तुम पार्टनर्स हो ना तो तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानना तो ये पार्टनरशिप खत्म। तो यही पॉइंट है कि अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा तो इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, यानी कि अगर ये पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब देयर वुड बी नो पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप है ही नहीं। जैसे रिलेशनशिप में अगर भरोसा नहीं है तो काहे की रिलेशनशिप, वैसे ही जब पार्टनरशिप में भरोसा नहीं है, मीठा मीठा गप गप करोगे, कड़वा कड़वा थू थू करोगे नहीं। अगर पार्टनर हो तो सुख में भी साथ दोगे, दुख में भी साथ दोगे। ठीक है जी, तो यह है यहां पर। तो परिसंपरिक अभिकरण का संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि यह कहा जा सकता है कि यदि परिसंपरिक अभिकरण का तत्व अनुपस्थित हो यानी नहीं है तो यह साझेदारी ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आती है बारी कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। डायलॉग है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। यानी कि अगर मान लीजिए एक प्यारा सा पिज्जा आ रहा है तो सबको हिस्सा मिलेगा भाई, है ना, पार्टनर्स है भाई, सब में बटेगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो डेफिनेशन में लिखा होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आओ डेफिनेशन दिखाता हूं आपको, ये देखो प्यारी सी डेफिनेशन थी, कहां गई भाई, पहले पेज पे थी ना, ये देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। यहां पे लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट, नहीं, लॉस इसका मतलब इंप्लाइड है। जैसे जब आप रिश्ते में आते हो तो आपको पता है कि हम रिश्ते में आते हैं ये सोचने के लिए हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा, है ना, हम दोनों मिलकर बहुत ही मस्त जिंदगी जिएंगे। लेकिन रियलिटी सबको पता है, शादी का लड्डू वो लड्डू है जो ना खाए तो भी पछता है और जो खा ले वो भी पछता है। क्योंकि भैया जी देखो सुख दुख दोनों साथ में आते हैं, है ना, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ सुख मिला है या सिर्फ दुख मिला है। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी है कि लिखा जरूर सुख का है। शादी के लिए जब पेरेंट्स मनाते तो क्या कहते हैं, अरे बेटा बहुत ही गुणवान लड़की है भाई, एकदम घरेलू है भाई, घर का भी काम करती है बाहर का भी काम करती है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तू तो गधा है। ऐसे ही लड़की वालों को घर वाले क्या बोलते हैं, अरे क्या होनहार लड़का है भाई, एकदम राम जैसा है, राम जैसा, तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगा। उन्हें पता ही नहीं पलकों पे कोई बैठ ही नहीं सकता, पलकों में मक्खी बैठ जाए तो दिक्कत हो जाती है, तो किसी को कैसे बैठा देगा। लेकिन लुभावने वादे तो ऐसे ही दिए जाते हैं, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि घर वाले बोलते हैं ये सब बातें, लेकिन इसमें से कुछ बातें सही होंगी, कुछ बातें उल्टी भी होंगी कि पलकों में बैठे तो पल कहीं गिर गई। ठीक है जी, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है भैया जी कि लिखा जरूर है शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो तुम देखना है ना, समझ गए। ठीक है जी, तो अगर जो सोच कर पेरेंट्स वालों ने शादी कराई थी फिर बाद में क्या बोलते हैं, अब शादी कर ली तू संभाल,
इतना बड़ा हो गया, अब भी हम ही संभालें क्या? तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। दो डेफिनेशन कंटेन द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप एज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। यानी कि डेफिनेशन में ये बात लिखी है कि प्रॉफिट ही बंटना है, लेकिन इसका मतलब लॉस इंप्लाइड है कि दिखा तो तुम्हें सुनहरे सपने रहे हैं कि 12वीं के बाद जीवन मस्त होने वाला है, 12वीं में टॉप कर जाओ, मजा ही मजा, लेकिन सजा जो मिलेगी वो छिपी हुई है, वो बाद में पता चलेगी, अभी बस तुमको सिर्फ बताया जा रहा है। तो यही है द शेयरिंग ऑफ लॉसेस इंप्लाइड। लाभ का साझाकरण, यानी कि भागीदारों के बीच समझौता व्यवसाय के लाभ और हानि के साझा करने के लिए होना चाहिए। यद्यपि साझेदारी अधिनियम में दी गई परिभाषा में साझेदारी को उन व्यक्तियों के बीच के संबंध के रूप में वर्णित किया गया है जो व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमति होते हो, फिर भी हानि 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 का साझा करना निहित होता है। ठीक है जी, समझ गए क्या जी? समझ गए क्या जी? डन है जी। तो बस आखिरी पॉइंट और अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनको पहचानते हो क्या आप लोग? इनको पहचानते हो? अगर पहचानते हो तो हाँ ना कुछ बताओ। चलिए इसके बाद अपना एमसीक्यू चालू लगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम पर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोई पहचानता है इनको? बताइए कौन है ये फिर? हाँ हाँ लिख रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारे वो छोटे बच्चे हैं जो पड़ोस में रहते हैं। और होता है ना कि कई बार कुछ नादान बच्चे होते हैं जो पिता को ही आग दिखाने लगते हैं, तो ये वही बच्चे हैं, नादान बच्चे। तो देखो पार्टनरशिप ना किससे करनी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। अब इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है किसी से, आपको पता ही है किससे इनकी पार्टनरशिप है। अभी तो इनको बड़ा मजा आ रहा है, धीरे धीरे लोन का कर्ज जब बहुत बढ़ जाएगा तो ये हर समय, अब तो ये नहीं, अब इनकी जगह कोई और बैठ गए हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कोई और है, तो वो लोटा लेकर जाते रहते हैं, कटोरा लेकर, दे दो लोन, दे दो भैया, उधार दे दो भैया, उधार दे दो, उधार दे दो, उधार दे दो। यानी कि अगर आप सही पार्टनरशिप करते हो तो बहुत फायदा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप गलत पार्टनरशिप करते हो तो ऐसी हालत भी हो सकती है, कटोरा लेके घूम रहे हैं। IMF के पास जाते हैं कभी लोन लेने, कभी चाइना के पास पहुंच जाते हैं, लोन दे दो, लोन दे दो। तो भैया यही पार्टनरशिप में भी है, बड़े बुजुर्ग यही बात सिखा के गए हैं कि भैया दोस्ती करो, यारी करो तो भैया जी बड़े ध्यान से, क्योंकि अच्छी यारी आपको सक्सेस भी देती है, पीस भी देती है, और गलत संगति आपको ऐसा भी कर देती है, सलाखों के पीछे भी पहुंचा देती है। तो देखो भैया यही बात पार्टनरशिप के अंदर है कि अगर आपने पार्टनरशिप सही नहीं की और नुकसान होना चालू हुआ तो नुकसान ये ऐसा भी हो सकता है कि कटोरा पकड़ने की हालत हो जाए, जिसको बोलते हैं अपन लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, यानी भागीदारों की देयता। ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है भैया जी? कि अगर जरूरत पड़ी, अगर आपको पार्टनरशिप में नुकसान हो गया ना, तो इतना नुकसान हो सकता है कि आपको आपकी संपत्ति भी बेचनी पड़ जाए, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, यानी आपका दिवालिया निकल सकता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे एमसीक्यू बनते हैं, ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स आल्सो सर्विंग। इसका मतलब क्या होता है भाई जी? कि सारे पार्टनर ज्वाइंटली यानी इकट्ठा भी नुकसान के लिए सामने आएंगे और सिंगल भी नुकसान को झेलेंगे। यानी अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना भैया, वो भी रफू चक्कर हो जाएगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ जाएगी, समझ गए? तो कटोरा लेने की हालत हो सकती है, तो ध्यान रखें। तो भागीदारों की देयता, प्रत्येक भागीदार अन्य सभी भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से तृतीय पक्ष के प्रति पृथक रूप से भी उस समय किए गए फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जब वह भागीदार होता है। इतना ही नहीं, फर्म के कार्यों के लिए भी भागीदार की देयता असीमित भी होती है। असीमित मतलब कितना भी नुकसान हो सकता है। ठीक है जी, इसका अर्थ है कि फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए उसको निजी संपत्ति का भी उपयोग करना पड़ सकता है ना? ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है, अरे भैया एक बात बताओ, अगर मेरी निजी संपत्ति मैंने बेच दी, अभी भी नुकसान नहीं भरपाई कर पा रहा हूं, तो क्या करूं?
तो इसीलिए लॉ टर्म्स है इंसॉल्वेंट, यानी कि फिर आपको बोला जाएगा कि आपका दिवालिया निकल चुका है। अच्छा भैया जी, हाँ, वरना ना मजाक नहीं कहते भैया, वो जो गुंडे टाइप के लोग जो फिल्मों में आपने देखा होगा, मेरा उधार नहीं चुकाया ना तो तेरे को करके तेरी किडनी, तेरे लीवर, तेरे दिल को बेचकर पैसे वापस दूंगा अपने। तो ये सिर्फ कहानी है, इलीगल है भैया ये सब, है ना। लीगली क्या होता है कि अगर आपको बहुत नुकसान हो गया तो आपकी जो आपके नाम पे संपत्ति है वो बिक सकती है। और कई लोग यहाँ से शाणे होते हैं, पता है वो क्या करते हैं, जब उनको दिख जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी, मतलब उनकी पार्टनरशिप लॉस में जा रही है और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकने वाली होगी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो आपके नाम पे जितनी संपत्ति है वो सब बेची जा सकती है। और अगर उसके बाद भी लॉस नहीं कवर हुआ तो वो फिर उस आदमी की बदकिस्मती, ठीक है जी। कोई आपके किडनी विडनी नहीं बेच सकता, वो इलीगल होता है, ठीक है जी। ओके जी, चलो थैंक गॉड, कम से कम बॉडी तो सही सलामत है ना। हाँ चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने साझेदार के अर्थ को समझा, है ना, साझेदार की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक समझे, है ना। तो कैसा लगा, और थोड़ी सी चेकिंग हो जाए कि आप लोगों ने सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। थोड़े 2-4 सवाल करा लूं एमसीक्यू वाले। अरे राज गौरव जी, ये तो बिहार बोर्ड का था, आप आगरा से भाग के यहाँ क्यों चले आए? हाँ जी, चलिए एक प्यारी सी स्माइल लाएं तो फिर अपन थोड़े से सवाल कराएंगे। अच्छा देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लोग ऐप पर हैं इस बात को समझिएगा कि अब ये जो आंसर है ना आप यूट्यूब से ही दे पाओगे, क्योंकि मैं यूट्यूब वाला ही चालू कर रहा हूँ। कहाँ गया यूट्यूब वाला, चला गया क्या? अच्छा फिर ऐप वाला ही चलेगा, वो कहाँ चला गया, किस पे जाएगा ये? एक मिनट, मेरे भैया को बुलाना है, किस पर जाने वाला मुझे पता नहीं भाई। कहाँ है ये भाई? यार ये इसे यूट्यूब पे जाएगा कि किस पे जाएगा पोल? वो यूट्यूब वाला आइकन चला गया, पोल किस पे जाएगा? इसी पे कर दूं तो किस पर जाएगा ये पोल, मतलब ऐप पे जाएगा कि यूट्यूब पे? ठीक है, तो यूट्यूब वाला हट गया, क्यों हट गया? चलो ठीक है, हट गया ना, ये वाला भेज दूं। ओके, तो जो लोग ऐप पर है प्लीज ऐप पर ही रहें, क्योंकि ये एमसीक्यू ऐप पर आएगा। अब सुनो, अब जो यूट्यूब पर है वो यहाँ पर उनका नाम नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि आपका आंसर क्या है। कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा आपने सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। लीजिए, पहला सवाल आ रहा है आपके समझ। जो लोग ऐप पर हैं ऐप पे ही रहे, है ना, ये ऐप पे चलेगा। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है भाई, प्यारा सा न्यारा सा सवाल। द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज। अरे ये तो आप अभी कर ही नहीं पाओगे। ओके, इसको हटा देते हैं, ये अभी आप नहीं कर पाओगे, इसको कल कर लूंगा, अभी नहीं कर पाओगे, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए, ये है अगला सवाल हमारे पास, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है जी, इसमें से कौन सी बात सही है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, माइनर को आप एडमिट ही नहीं कर सकते। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम एज एडल्ट पार्टनर, नन ऑफ द अबव। एक नाबालिग को साझेदार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। एक नाबालिग को साझेदार के रूप में केवल साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है। एक नाबालिग को साझेदार के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसके अधिकार दायित्व वयस्क साझेदार के समान होते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 सेकंड है आपके पास, आप आंसर दे सकते हैं। आज चलो भैया, तो दे दो आंसर भाई। थोड़ा सा ध्यान लगा कर देना भाई, कोई तो। हाँ जी, यूट्यूब वाले प्लीज कमेंट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं ना। कोशिश करना सही आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप।
एक नाबालिग को साझेदार के रूप में केवल साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भैया जी? भैया आपने पढ़ाते वक्त तो ये बताया था। नहीं, मैंने कहा था इन नॉर्मल केस, क्या बोला था? सामान्यतः इन नॉर्मल केस माइनर एडमिट नहीं हो सकता एज अ पार्टनर। कैन नॉट नहीं है, एक यहाँ पे इंग्लिश का शब्द है कैन नॉट। इसका मतलब है कि भैया माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता। नहीं नहीं, नॉर्मली पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, लेकिन साझेदार बन सकता है कब? जब सारे पार्टनर्स एग्री हो और बेनिफिट के लिए। ठीक है जी, तो ये बोलना एक नाबालिग को साझेदार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, नॉर्मली नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो किया जा सकता है, और इन्होंने ये कंडीशन बताई है, तो इसलिए आपका आंसर ये वाला होगा। तो जिन्होंने भी ए लिखा है गलत है ना। 27% ही लोगों ने सही आंसर दिया भाई। तो ज्योति, शीतल, श्रिया, राहुल, सगुप्ता, विद्या, आकृति, नंदनी, सृष्टि, जयश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इफ अ एक्ट इज परफॉर्म बाय एनी ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में किसी एक व्यक्ति ने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया, कोई ड्यूटी परफॉर्म कर दी, तो क्या होगा? साझेदारी के मामले में यदि कोई कार्य किसी साझेदार द्वारा किया जाता है तो वह आपको ऑप्शन में से आंसर बताना है। 30 सेकंड्स काफी रहेंगे। पहली क्लासेस में पूरा ऑप्शन पढ़ लेता हूं। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ द अबव, सभी साझेदार पर बाध्यकारी होता है, केवल उस साझेदार पर बाध्यकारी होता है, विशेष साझेदारों को छोड़कर सभी साझेदारों पर बाध्यकारी होता है, उपयुक्त में से कोई भी। हाँ, चलिए बता दो भाई, बता दो जरा, बता दो धमाका मचा दो। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कि भैया कोई भी, हमने पढ़ा ना, एक व्यक्ति या सारे व्यक्ति कोई भी एक्ट परफॉर्म करेंगे वो सब पर बाध्यकारी होगा, सब पर, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा भाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, सभी पर बाध्यकारी होगा, सभी साझेदारों पर बाध्यकारी होता है। चलिए, अरे वाह, ये तो बहुत सारे लोगों ने सही बताया, वेरी गुड। ट्रू आलम, कोई फॉल्स आलम नहीं है। ज्योति, मानसी, विक्रम, सगुप्ता, यार आई एम रियली सॉरी अगर कोई नाम ऊपर नीचे हो जाए, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो ले रहा हूँ। कनक, खुशी, शीतल, विशाल, रोशन। चलिए भैया अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी चीज सही है? आपसे पूछ रहे हैं कौन सी बात सही है। A liability of a partner of a firm is unlimited. Generally the liability of a member of a company is limited but it can be unlimited. ए और बी दोनों बात सही है, या नन ऑफ द अबव। एक फर्म के साझेदार का दायित्व असीमित होता है, ये बात सही है, या सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, कभी कभी असीमित हो सकता है। एक और दो दोनों बात सही है, या ये। उम्मीद है कि इसमें आंसर इजी है, तो आप लोग काफी लोग सही आंसर दे दें। हाँ जी, तो इसमें तो हमने अभी अभी पढ़ा भाई, क्या कि लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज अनलिमिटेड।
लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है भैया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर नुकसान हुआ तो अपने घर के पैसे भी आपके अपने वाले जो हैं वो लगाने पड़ सकते हैं। ये तो सिंपल था, उम्मीद है इसमें ज्यादा परसेंटेज आया होगा। अरे आपको पता है जब कोई इजी सवाल का रॉन्ग आंसर देता ना, मैं यहीं से सुई करके आग फेंक सकता हूं। अभी मैं फेंक नहीं रहा हूं, आपकी चिंता है मुझे। अभी तो पढ़ा अपन ने भाई कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अभी पढ़ा था, अभी बताया था, कटोरा भी दिखाया था। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट फिमिट नहीं है भैया जी, अनलिमिटेड है। ठीक है, किसी के लिए भी लिमिटेड नहीं है ना। चलिए, तो ये हमारा आखिरी सवाल था। इसको सही आंसर देने वाले सुनील, मानसी, अंकिता, प्रतिभा, आकाश, कुणाल, रोशन, अयमान, सूरज, सिया। चलिए, तो ये आज हमारा आखिरी सवाल। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएं और इस मुस्कुराहट के साथ घर जाएं। फिर अगली क्लास जब लगेगी तब अपन वापस मिलने आएंगे भाई। तो आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं ना, ऐसा लगता है वाह क्या दिन अच्छा गुजरता है। तो मुस्कुरा कर जाइए, मुस्कुराते हुए लौट कर आइएगा। फिर अगले लेक्चर में निक भैया आपका इंतजार करेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा टाटा।